हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मैं आप सबका ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी तक जो देख रहे थे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, उसी का आज अंतिम लेक्चर होगा ये। अब तक जो आपने पढ़ा बेसिकली सामाजिक स्थिति और उसकी आर्थिक स्थिति, आज मैं उसका थोड़ा सा और सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति को बताते हुए अन्य टॉपिक जो बचे हुए हैं उसको कवर कराऊंगा। जैसे कि इसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खोज हो रही थी तो उस समय में क्या क्या प्रमाण मिला, किस जगह से मिला, किसने खोजने में मदद किया, किस तरह से खोजा गया, क्या स्रोत मिले, इन सारी बातों को मैं काफ़ी डिटेल से अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इतिहास में पहली बात मैं लिखा हूँ क्या यहाँ पे हिस्ट्री में कि कनिंघम का भ्रम। सबसे पहले हम जानेंगे कि कनिंघम कौन है, दूसरी बात जानेंगे कि उसका भ्रम क्या था। ठीक, तो सबसे पहले कनिंघम के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। किस चीज़ का? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहला डायरेक्टर जनरल। तो ये बोल के भी पूछता है एग्जाम में, साथ साथ पूछता है कि भारतीय पुरातत्व स्थल या भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है। क्या बोलेगा? भारतीय पुरातत्व का जनक, क्योंकि पहला यही है तो जाहिर सी बात है जनक यही होंगे। तो इसीलिए कनिंघम के बारे में पढ़ना होता है हमें। अगली बात अगर आप देखेंगे इतिहास की जानकारी, तो इसी से आपको पता चलेगा इसका भ्रम, कनिंघम का क्या भ्रम था। इतिहास की जानकारी के लिए मैं कल भी आपसे विस्तार से बात किया था कि दो स्रोत होते हैं बेसिकली, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। हो सकता है कि साहित्यिक स्रोत अलग अलग हो, जैसे कोई ग्रंथ हो सकता है, जैसे कोई देसी व्यक्ति लिखा हो तो देसी राइटर, या फॉरेनर कोई राइटर हो तो विदेशी राइटर हो सकता है। साहित्यिक में एक बार फिर से देख लीजिए, साहित्यिक अभिलेख लिखित स्रोत होता है क्योंकि ये लिखा जाता है। ठीक है, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो सकता है और एक धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब कोई धर्म के आधार पर ना लिखा होगा, बल्कि कोई देसी व्यक्ति लिखा हो, कोई विदेशी व्यक्ति लिखा हो। यहाँ पे लिखित स्रोत नहीं मिलेगा, रीजन क्योंकि यहाँ पे लिपि तो थी लेकिन लिपि को कोई पढ़ा नहीं। इससे जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है आपको कि जब लिपि थी लेकिन लिपि नहीं पढ़ी गई, इसका मतलब साहित्यिक स्रोत बहुत ज़्यादा इतिहास को, हड़प्पा की इतिहास को पढ़ने में मदद नहीं करता। किंतु हड़प्पा की जानकारी जो हम लोगों ने इकट्ठा किया या हम लोगों को इतिहास में जो पढ़ने को मिलता है वो हमेशा पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। तो जाहिर सी बात है आपको पुरातात्विक स्रोत समझना पड़ेगा। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या मैं बोल रहा हूँ कि पुरातात्विक स्रोत बेसिकली वहाँ भी मिला लेकिन बहुत कम मिला। ठीक है, तो अब जो चीज़ें मिली है वो अगर आप देखेंगे तो क्या क्या पुरातात्विक स्रोत मिला। पहला मृदभांड, दूसरा मृदभांड बता जाए कल मिट्टी का बर्तन। अगली बात देखेंगे कुछ आभूषण, औजार, धातुएं, पत्थर और कुछ ईंट। कल आपको डायमेंशन भी बता रहा था, अगर याद होगा आप लोग को तो बताइएगा कि 4:2:1 ऐसा ही कुछ बताया था ना। अगली बात देखिए, एक अंग्रेज व्यक्ति ने कनिंघम को मुहर दिया था, वहाँ का हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित एक मुहर लाया और बताया कि इसको देखिए एक जगह पे मुझे मिला है, मतलब उस जगह का नाम हड़प्पा ही है। लेकिन इन बंदर ने, मतलब कनिंघम ने उस चीज़ को इग्नोर किया, तो वही है उसका भ्रम। वो सोचता था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, लेकिन कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ सका। इसीलिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि कनिंघम एक बड़ा और बहुत बड़ा अचीवमेंट लेते लेते चूक गया। ठीक है, नेक्स्ट बात समझिए, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो कैसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता आई, अब आप समझिए इसको। दयाराम साहनी, कल भी आपको बता रहा था कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा से मुहर खोजी थी। दूसरी बात, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से मुहर खोजी थी। आपको बताया था ना कि हड़प्पा का आविष्कार दयाराम साहनी ने किया, वहीं राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। साहनी ने किया था 1921 में खोज। ठीक, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? 1922 में। फिर क्या हुआ? 1924 की बात आई है, अगली पॉइंट है ये। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन बने? जॉन मार्शल बने। ठीक है, तो पहली बार जॉन मार्शल बताते हैं कहाँ के बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। विश्व की एक नई सभ्यता की घोषणा किया। किसने? जॉन मार्शल ने किया। क्या बताया उस सभ्यता का नाम? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एक बुक लिखा गया है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी और लिखने वाले हैं SN राव। तो आप इसको जरूर नाम याद रखिएगा कि कौन सा किताब है और किसने लिखा है। दूसरी बात, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था, क्योंकि आपको बता ही रहा था कि मेसोपोटामिया का सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्या होता है? व्यापार होता है, व्यापारिक संबंध है। कल आपको बता रहा था कि किस तरह से अरब प्रायद्वीप जाइएगा तो दिलमुन और मेसोपोटामिया आपको मिलेगा। ठीक, अगली बात देखिए, कुछ महत्वपूर्ण स्थल
सबसे पहले अफगानिस्तान के क्षेत्र में क्या मिला, शोतुरगही, तीसरी बार नाम ले रहा हूँ मैं शोतुरगही की, ठीक है। और किस लिए मिला था आपको पता होगा, एक नहर यहाँ निर्माण किया गया था जल के लिए, और जिससे कृषि कार्य करते थे, सिंचाई का काम लिया जाता था। अगली बात देखेंगे पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो 3-4 जगह मिलेगा, वो सारे इंपॉर्टेंट है। सुतकांगेडोर, चानहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये चारों कहाँ है, पाकिस्तान के क्षेत्र में, वर्तमान के पाकिस्तान में, ठीक है। अगली बात इंडिया, भारत में अगर देखेंगे तो भारत में जम्मू कश्मीर में मिलेगा मांडा, ये आपको ये टेबल याद रहना चाहिए, पूछता है कई बार, मैच कराने दे देगा या कोई एक नाम लेके दूसरे से पूछ लेगा। पंजाब में क्या है, रोपड़, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी और मिताथल। अब समझिए भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और मिताथल ये भी है वहाँ पे हरियाणा में ही। राजस्थान में देखेंगे कालीबंगन, काली रंग की चूड़ियाँ और यहाँ जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था आपको। लोथल में गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में मिलेगा आपको एक लोथल, दूसरा धौलावीरा, तीसरा है रंगपुर। लेकिन आपको दो चीज़ मैं आपको बता दे चलूँ यहीं पे कि राखीगढ़ी और धौलावीरा दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भारत का जब इस बार का बजट आया था तो बजट में एक बात बताया गया था कि 5 पुरातात्विक सेंटर को उन्होंने जगह दिया था अपने बजट में, उसमें से इस 2 जगह का नाम था राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो जाहिर सी बात है राखीगढ़ी और धौलावीरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राखीगढ़ी के दिमाग में रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मिलेगा आपको दैमाबाद, ठीक है, और ये बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और यूपी में मिलेगा आपको आलमगीरपुर, ठीक। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैं इसका डायग्राम मतलब इसका बुक पूरा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, जरूर जाइए और उस जगह पे जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी चीज़ें मैं बताता चला जाऊँगा, जितनी भी चीज़ें मैं कवर करता चला जाऊँगा, उसकी डायग्राम, उस चीज़ से रिलेटेड डायग्राम वहाँ पे पुट करता चला जाऊँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा वो याद रखने में। अगली बात देखिए, लोथल के बारे में एक इंपॉर्टेंट घोषणा कर रहा हूँ कि लोथल को इस बार राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय घोषित किया गया, बजट में ही आया था ये भी प्रावधान, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, ठीक है, और इसमें इंडिया और पुर्तगाल दोनों साथ मिलकर इसका डेवलपमेंट करेंगे। लोथल के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण क्या बोलेंगे बंदरगाह होता था वो, ठीक है, और इसीलिए इसका वर्चस्व रहा है और इसीलिए इसको पढ़ना है और इसीलिए इसको संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 चीज़, पहले तो बात स्रोत का है, तो स्रोत में आपको बता ही दिया कि साहित्यिक और पुरातात्विक है, ठीक है। तो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत फिर से नहीं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इसमें जोड़ लेना है। समझ पा रहे हैं पूरी बात, ठीक है। अगली चीज़ आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजों का वर्गीकरण, जब उसका रिसर्च हो रहा था अलग अलग क्षेत्र में, तो क्या क्या मिला था। देखिए आभूषण से पता चला, कुछ औजार से पता चला, कुछ आनुष्ठानिक वस्तुओं से पता चला, इन सब से हम देखते थे कि क्या क्या मिला, और उन्हीं स्रोतों के आधार पर बेसिकली ये इतिहास लिखा गया है, ठीक। अगली बात करेंगे व्याख्या की, तो व्याख्या की समस्याएं क्या क्या है, ठीक। तो व्याख्या का मतलब क्या हुआ कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को अगर किसी ने पढ़ा और उसके बारे में अगर उसके डिटेल से बताना होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ तो स्रोत होना चाहिए जिससे बताया जाए। तो हुआ क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता को जब लोगों ने लिखा तो उसके बारे में बताने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए समस्याएं क्रिएट हुई थी। जैसे क्या क्या समस्या होगा, सबसे बड़ी बेनिफिट होता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको बताना हो और आपके पास रिटन साक्ष्य हो तब तो बहुत आसान होगा, किंतु आपको अभी अभी बताया कि लिपि होने के बावजूद लिपि पढ़ी, मतलब वो लिपि तो थी किंतु पढ़ी नहीं गई, तो ऐसे में साहित्यिक स्रोत तो नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है समस्याएं हुई थी। अगली बात आप देखेंगे कि और अन्य जो समस्याएं थी उसमें विशाल स्नानागार, ठीक। तो विशाल स्नानागार के बारे में मिलता है साक्ष्य, लेकिन कई बार देखेंगे कि सही तरीके से नहीं मिला, इसका मतलब शायद वो टूट फूट गया हो, शायद वो सही तरीके से नहीं हो, तो इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगली बात क्या बोल रहा हूँ, मुहर जो स्टंप होता है, मुहरें भी मिली है लेकिन अलग अलग स्थल पर अलग अलग मुहर मिली है, तो ऐसे में इसकी कई बार आकृति को लेके, कई बार इसकी किस क्षेत्र की कौन सी मुहर है उसको लेके बहुत ज़्यादा द्वंद्व होता रहता था। समझ पा रहे हैं, इसमें विचारों का मतभेद होता रहता था, मतलब अलग अलग इतिहासकार अगर लिख रहे हैं तो उस चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, तो समस्याएं ये सारी चीज़ें आती थी उसकी व्याख्या करने में। अगली बात देखेंगे मातृदेवी
की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति का मतलब क्या हुआ, उस हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। इसका सीधा मतलब है कि हड़प्पा का सभ्यता का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज नहीं था, बल्कि मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था चलता था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ मातृसत्तात्मक वहाँ पे समाज था। अगली बात देखेंगे तो आभूषणों से लदी होती थी, महिलाएं जो होती थी या मातृदेवी कह लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आभूषण का इस्तेमाल करती थी। साथ साथ शीर्ष अलंकरण, इसका मतलब बहुत ज़्यादा, अलंकरण का मतलब होता है सज्जा करना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन लोग सज्जा करते थे, सजावटी वस्त्र पहनते थे, ऐसी चीज़ें कहना चाहता हूँ। अगली बात देखिएगा, सभ्यता का अंत। जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है तो शुरुआत हुआ था ये 2600 से, 2600 BC से, लेकिन जब समाप्त हो रहा होता है तो 1900 BC होता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये BC में है इसलिए उल्टा चलता है। क्लियर? इस काल को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आदि ऐतिहासिक मतलब हड़प्पा किस काल में आता, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको दिमाग में रख लेना चाहिए आदि ऐतिहासिक काल का बात है। नेक्स्ट, हड़प्पा का सभ्यता का जब अंत होता है तो बहुत सारा विवाद है, अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या करते हैं कि हड़प्पा का अंत कैसे हुआ, और आज तक इसका सही व्याख्या नजर नहीं आता है, अलग अलग विचारों पे ही ये टिका हुआ है। तो देखिए, पहली बात, नगरीय से ग्रामीण की ओर उन्मुख हो चला। इसका मतलब नगरीय सभ्यता का जो विकास हुआ था वो धीरे धीरे ग्रामीण में बदल गया, तो जो आवास निर्माण की तकनीक थी वो उसका ह्रास हुआ, मुहरे और मानक जो बन रहा था वो सब समाप्त हो गया। अब इसे उत्तर हड़प्पा कहने लग गए, हड़प्पा के बाद क्या आएगा, उत्तर हड़प्पा कहने लग गए। ठीक है, दूसरा जो विवाद है वो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन होने के चलते और आबादी बढ़ने के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तीसरे वर्ग का कहना है कि वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हुई, अर्थात डिफॉरेस्टेशन के चलते आपदा विपदा आई और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ एक समस्या बनी, कुछ लोग कहते हैं कि नदी सूख गई और मार्ग बदल ली, इसलिए वहाँ पे सभ्यता समाप्त हो गया। क्योंकि पहले ही मैं बताया था कि किसी भी सभ्यता को चलायमान रखने के लिए या किसी भी सभ्यता का अगर विकास देखेंगे तो सीधा सीधा आपको एक बात याद रहेगा कि हमेशा नदी घाटी के तट पे ही बसते थे। अगली बात देखेंगे तो भूमि की बहुत ज़्यादा उपयोग होने लग गया था, ऐसे में बोला जाता है कि उर्वरक शक्ति भी कम गई थी और धीरे धीरे उससे सभ्यता का पतन होता है। ठीक, अब बात समराइज कर दूं इस चैप्टर को, तो सबसे पहले मैंने बताया कि सामाजिक विभिन्नता हड़प्पा में थी। समाज में सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अभी बताया कि मातृसत्तात्मक समाज थी, अर्थात मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज़्यादा पूजी जाती थी। ठीक है, साथ साथ आप देखेंगे उस समाज में मंदिरों का निर्माण तो नहीं हुआ था, किंतु फिर भी शिव मतलब पशुपति का पूजा होता था और पशुपति शिव को ही बोलते हैं। ठीक, उसी समाज में आपने देखा कि सामाजिक विभिन्नता भी थी, जैसे कि आपको बताता चलूं कि एक उचली नगर जिसे आप दुर्ग कह रहे थे और एक निचला शहर मतलब ऊंचा शहर और नीचा शहर, इन दोनों में भी आपको खासा अंतर दिखा होगा। सावधान से आपको समझ में आया होगा कि समाज में विभिन्नता मौजूद थी। अगली बात मैं करूं तो आर्थिक विषमता भी मौजूद थी। कैसे कहोगे, देखिए वहाँ पे व्यापार होता था, व्यापार होने के लिए सिक्के का प्रचलन नहीं था, तो जब सिक्के का प्रचलन नहीं था तो जो व्यापार होता था, देखिए व्यापार दो तरह से होता है, एक होता है मुद्रा विनिमय, एक होता है वस्तु विनिमय। मुद्रा विनिमय का मतलब होता है कोई सामान लिया और मैंने उसे करेंसी देकर चुकाया, किंतु वस्तु विनिमय में होता है कि मैंने इस मार्कर को लिया, ब्लैक वाला दिया और रेड वाला बदल लिया, मतलब एक्सचेंज होता है तो वस्तु का वस्तु से, यहाँ पे रुपया का कोई रोल नहीं बनता, तो यह होता है वस्तु विनिमय। इसका मतलब हड़प्पा के सभ्यता में एक भी कॉइन का चर्चा नहीं किया, इसका मतलब हड़प्पा के सभ्यता में मुद्रा विनिमय नहीं चलता था बल्कि वस्तु विनिमय चलता था। व्यापार करने के लिए हमने देखा कि मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार होता था, और कैसे पता चला तो कुछ मुहर और कुछ वहाँ पे धातुओं से पता चला। साथ साथ में आपको ये भी बताता चला कि जब व्यापार करते थे तो बहुत सारा बंदरगाह का भी निर्माण हुआ और अपने देश में देखा गया लोथल बंदरगाह। ठीक, इसका मतलब आर्थिक स्थिति में विषमता थी। ठीक है, अब उसका अगर देखेंगे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, कृषि प्रौद्योगिकी, तो मैं कृषि प्रौद्योगिकी में भी आपको बताता चला कि हल का भी विकास हुआ था, साथ साथ देखेंगे पहिए का विकास हुआ था, तभी बैलगाड़ी का मैंने जिक्र किया था। इसका मतलब कृषि में क्रांति तो नहीं, लेकिन जीवन निर्वहन कृषि तो जरूर हो रहा था। ठीक है, साथ साथ कृषि करने के तकनीक की मैं बात कर रहा था तो आपको यह भी बताया था कि 2 फसल एक साथ उगाते थे वो लोग। ठीक, और जनरली जौ, मक्का, राई, साथ साथ चावल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। पशुओं के बारे में आपको बताता चला था कि ध्यान रहे, गाय नहीं थी, बैल थे, घोड़ा भी नहीं था, इसके अलावा बकरी आप कह सकते हो। भौगोलिक विस्तार की अगर मैं बात किया था कि किस क्षेत्र में है, कितना है, तो आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में
सूतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है। इतनी सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना चाहिए। इस तरह से ये चैप्टर मैं पूरी तरह से आपको कह सकता हूँ कि मेरे तरफ से जो एनसीईआरटी में लिखी थी उससे भी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा, और आप दोस्तों को प्लीज़ शेयर करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें। जो भी कंप्लेंट हो, जो भी सुझाव की ज़रूरत लगे आपको, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उसका हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि सीखूंगा मैं भी। हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका हो, अलग अलग व्यू हो, ज़रूर दीजिए। आपका व्यू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप नहीं समझते लेकिन मैं समझता हूँ, इसलिए आप ज़रूर कीजिए। फीडबैक का हमें खासा इंतज़ार रहता है कि फीडबैक चाहिए होता है। और अगर कोई भी कंप्लेंट आपको नज़र आता है ज़रूर बताइए। कहीं भी कुछ भी समस्या हो, मैं और मेरी टीम पूरी सक्षम है आपकी समाधान को करने में। ठीक है, धन्यवाद।